गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल का हमारा जो टॉपिक था तत्वों के वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तता में, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी में एटॉमिक रेडियस जो प्रॉपर्टी थी उसकी, परमाणु त्रिज्या, इसके बारे में हमने पढ़ा कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। फिर उसके बाद उसके हमने 4 पार्ट पढ़े। कोवेलेंट रेडियस पढ़ी आपने, सहसंयोजक त्रिज्या पढ़ी, वॉन्डरवॉल त्रिज्याएं पढ़ी, वॉन्डरवॉल रेडियस पढ़ी हैं। तो इस तरह से आपने 4 रेडियस पढ़ी। फिर इनकी पीरियोडिसिटी पढ़ी कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर क्या होता है, जो आकार है वो बढ़ता है कि घटता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है कि घटता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर यानी समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है और क्यों होता है, रीजन क्या था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। इसको इंग्लिश में कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव होता क्या है, तो इतना तो नाम से पता चल रहा है। आयनन, आयनन का मतलब यहाँ पर कहीं आयन से वर्ड रिलेटेड होगा। तो जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या पता चलता है कि किसी तत्व के एक विलग गैसीय परमाणु, विलग गैसीय परमाणु माने आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी कि जिसने किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं करी हुई, अभी वो एक सिंगल एटम है, एक सिंगल परमाणु है, एक अकेला परमाणु है, के बाह्यतम कोश से, कहां से, जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और कैटायन इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब आपका एक एटम है, आपने क्या करना है, उसके आउटर मोस्ट शेल से उस एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक बार में हम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले जाते हैं। तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जितनी भी एनर्जी उस एटम को देनी पड़े, भाई एटम है, मतलब ऐसे ही आकर के कोई उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल तो सकता नहीं है, उसको हमें कुछ अपनी तरफ से क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, स्टेबलाइज करना पड़ेगा, उसे स्थिर करना पड़ेगा। तो वो जो मिनिमम एनर्जी होगी वह कम से कम ऊर्जा जिसकी आवश्यकता हमें किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए होती है, उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। नाम इसका आयनन ऊर्जा क्यों है, क्योंकि जब आप किसी तत्व के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, किसी आउटर मोस्ट शेल से किसी एटम के एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे, तो उसके बाद वो जो एटम होगा वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद फॉर सपोज आपने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, निकाल लिया। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेने पर जो एटम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि धन आयन बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर कैटायन वर्ड का यूज करा गया है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाला फॉर सपोज, तब तो वो एटम था, तो उसका जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो अब वो क्या हो गया है, कैटायन हो गया है। तब भी आप अपनी तरफ से क्या है, कुछ एनर्जी प्रोवाइड कराओगे। तो आयनन ऊर्जा या आयनन विभव क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और कैटायन। किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई कम से कम ऊर्जा को ही आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहा जाता है। तो ये होती है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं आई से, I.E से, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी। मेजर किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु यानी कि पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हम इसे कैलकुलेट करते हैं कि कितनी एनर्जी होती है। तो ये है हमारी आयनन ऊर्जा। अब आयनन ऊर्जा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि जो आप पहली आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो आपने निकाला, तो उस कंडीशन में आप जितनी एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो वो आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। किसी परमाणु से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। The amount of energy required to remove first electron from an atom is called first ionization energy। इसी तरह से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, द्वितीय आयनन ऊर्जा होगी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो जो एनर्जी आप प्रोवाइड कराएंगे वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, तो एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट ये होता है कि किसी भी तत्व की
द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान उसकी प्रथम आयनन ऊर्जा से सदैव अधिक होता है। द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इस तरह समझिए, एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं अपनी लाइफ से कि हमें मैगी खरीदनी है। हम किसी शॉप गए, हमने वहां पर बोला एक पैकेट मैगी दीजिए। छोटा पैकेट 5 रुपीज़ का आता है, बड़ा 10 जो भी हो। आपने उसको 10 रुपीज़ दिए, उसने आपको एक पैकेट मैगी दे दी। आप घर आ गए वापस। आपको फिर क्या करना है, आपको दूसरा पैकेट मैगी लेने जाना है। तो आप जाओगे तो क्या करोगे, ज़्यादा पैसे दोगे? नहीं, आप क्या करोगे, 10 रुपये फिर से दोगे और उससे वो दूसरी पैकेट जो मैगी है वो लेकर के आ जाओगे। तो यहाँ पर एक एटम है, हमने क्या किया, हमने उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना था। हमने उसको कुछ एनर्जी, फॉर सपोज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने एनर्जी उसको प्रोवाइड कराई और 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। क्लियर है? अब हमें क्या करना था, हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना था। तो हम क्या करते भाई, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी एनर्जी, तो अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम क्या करना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसे प्रोवाइड करानी चाहिए। लेकिन कह रहा अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी और जो आपकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जो द्वितीय आयनन ऊर्जा होगी, वो प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक हो जाएगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल है। जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। ये M कोई एक मेटल था, इस गैसियस एटम है। यहाँ पर देखिए G जो है गैस को शो कर रहा है। आपने इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जब निकालना था तब इस पर क्या कोई चार्ज था, कोई आवेश था? नहीं। ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। आपने इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और ये अब क्या बन गया, जैसे ही इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तुरंत इस पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों? 1 माइनस कम हो गया तो प्लस बढ़ गया, तो प्लस चार्ज आ गया। तो इस कंडीशन में जो इसकी एनर्जी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, डेल्टा H होगी। अब आपको क्या करना है, ये अब आपका एटम ये तो रहा नहीं, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, इससे निकालोगे तो M प्लस हो गया। अब इस गैसियस एटम पर कैसा चार्ज है, धन आवेश यानी कि प्लस चार्ज है। और आपको जो निकालना है वो कैसा चार्ज है, वो ऋण आवेश है यानी कि नेगेटिव चार्ज है। और हमें ये हमेशा पता है कि जो धन आवेश होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो इस कंडीशन में अब जब ये कैटायन बन गया है, एक धन आयन बन गया है, तो इसमें से जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो केवल इलेक्ट्रॉन निकालना होता तो आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी देते। लेकिन अब आपको जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है वो उस आकर्षण बल को कम करने के लिए दे रहे हो, जो ये प्लस चार्ज उस इलेक्ट्रॉन पर क्या कर रहा होगा, लगा रहा होगा। यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा कैटायन का उस इलेक्ट्रॉन पर, उस अट्रैक्शन फोर्स को कम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करानी पड़ती है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इस कारण की वजह से ही किसी भी परमाणु के लिए, किसी भी एटम के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। यानी कि द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। ये होता है इसका रीजन। तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ नीचे इससे समझ सकते हो। जो आप फर्स्ट के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, फिर सेकंड के बाद जब थर्ड निकालने जाओगे तो डबल प्लस चार्ज हो चुका होगा, अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, सेकंड से भी ज़्यादा हो जाएगी और सेकंड फर्स्ट से भी ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि क्यों किसी भी एटम की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होता है। ठीक है, तो ये रीज़न होता है। रीज़न आपको वहाँ पर पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जो आयनन ऊर्जा होती है, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं तरफ जाते हैं किसी आवर्त में, तो जो आपके अलग अलग तत्व होते हैं उन पर आयनाइजेशन एनर्जी के, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी पर लेफ्ट टू राइट मूव करने का क्या इफेक्ट पड़ता है, या आप टॉप टू बॉटम आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले वर्ग में, ग्रुप में आपको स्टडी करना है आयनाइजेशन एनर्जी को। तो बस एक डायग्राम याद कर लो जो मैंने आपको कॉपी में बना के दिखाया था, जिसमें मैंने वर्ग में जब ऊपर से नीचे आया था तो शेल्स के जो नंबर थे वो मैं धीरे धीरे क्या करता जा रहा था, बढ़ाता जा रहा था। उसकी वजह से होता क्या है, जो बाह्यतम कोश है, जो आउटर मोस्ट शेल है, जब केवल एक आउटर मोस्ट शेल होगा, भाई पहले ग्रुप में जब आप फर्स्ट ग्रुप की बात करते हो, फर्स्ट पीरियड में ही प्रेजेंट हो, जब फर्स्ट पीरियड में ही प्रेजेंट रहोगे तो उस कंडीशन में सिर्फ एक शेल होगा, एक कोश होगा, वो क्या होगा, न्यूक्लियस के बहुत पास होगा।
और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फिर आप नीचे की तरफ ग्रुप में सेकेंड पीरियड में आए, दूसरे आवर्त में आए, तो आपके 2 शेल हो गए। दूसरा शेल जो होगा पहले के कंपैरिजन में न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाएगा। जब थोड़ा दूर होगा तो उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का कम होगा। इसी तरह से तीसरे पे शेल पे आओ, आप तीसरे शेल पे जाओगे, तीसरा शेल क्या हो गया, अब ये आउटर मोस्ट शेल हो गया, बाह्यतम कोश हो गया, ये और दूर हो जाता है। तो और दूर हो जाने की वजह से जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, जो आकर्षण है, वो और कम हो जाएगा। इसी तरह से करते करते जो आप नीचे 7th पीरियड में, 7वें आवर्त में पहुंच जाते हैं, तो कंडीशन क्या होगी कि 7वां जो आवर्त है, जो 7th पीरियड है, वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है और बीच में इतने सारे शेल्स हैं, उन सब में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो 7वें शेल के इलेक्ट्रॉन पर तो उसका कोई इफेक्ट, न्यूक्लियस का कोई प्रभाव, जिसे हम कह रहे थे नाभिक का प्रभाव, जिसे हम कह रहे थे न्यूक्लियर इफेक्ट जिसे कह रहे थे, वो बिल्कुल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर हम ये समझें कि वर्ग में, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जब अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना, बाह्यतम कोश से, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। भाई जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उतनी ही ज्यादा आपको क्या प्रोवाइड करानी पड़ेगी, एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जितना कम अट्रैक्शन फोर्स उतनी ही कम एनर्जी आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो इससे होता क्या है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, अर्थात परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ आयनन ऊर्जा घटती है। इट मीन्स व्हेन यू गो एनी ग्रुप from top to bottom, the value of ionization energy will decreases। रीजन भी है, देख लीजिए, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। अंदर के कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आवरण प्रभाव के कारण, और जो अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, कल मैंने बताया था, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो अंदर की शेल्स में भर जाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिपल्सन शो करते हैं। उसके कारण जो नाभिकीय आवेश है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन कारणों से परमाणु के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर कम बल से आकर्षित होते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपका आउटर मोस्ट शेल दूर हो गया है, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट उस पर कम हो जाता है और इन इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात आयनन ऊर्जा कम हो जाती है। इस वजह से नीचे आने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। अब आते हैं आवर्त में, यानी कि पीरियड में। पीरियड में हम कहाँ मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो जरा याद कर लीजिए आप अपना डायग्राम, क्या होगा, पीरियड सेम रहने वाला है, लेकिन उस समान एक ही पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाले, बढ़ने वाले। हम एग्जांपल ले लेते हैं थर्ड पीरियड का, तीसरा आवर्त है, तो तीसरे आवर्त में न्यूक्लियस के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ 3 कोश बनेंगे, ठीक है। और तीसरे कोश में हम अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप से फिल करना आप स्टार्ट करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। जब लास्ट ग्रुप में पहुंच जाओगे, सेम पीरियड, उसी आवर्त में, तो जैसे जैसे आप किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाते हो, किसी भी पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो यहाँ पर कोश की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, नंबर ऑफ शेल्स बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। अगर आपका तीसरा शेल है तो वो तीसरा ही रहेगा, यानी कि अब जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं पीरियड में, एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर जितने भी तत्व आएंगे, उन सब के लिए कोश क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। तो नाभिक से उस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दूरी हर केस में क्या रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या रहने वाला है, बराबर। तो इसकी वजह से जो आयनन ऊर्जा है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं समान कोश में, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और नाभिक में प्रोटॉन, जब भाई एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, और प्रोटॉन के साथ साथ उस एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। पहले ग्रुप में जिस आवर्त में, जिस पीरियड में 1 इलेक्ट्रॉन था, लास्ट ग्रुप में उसी आवर्त में, उसी पीरियड में कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन फॉर सपोज हो गए। तो 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, और
ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से जब आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आपका जो नाभिक का प्रभावी बल था, जो न्यूक्लियर का इफेक्टिव चार्ज था, वो क्या हो जाता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर बढ़ता जाता है। रीजन क्या है, कोशों की संख्या समान रहती है लेकिन कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं बट शेल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज होता जाता है। और एक और रीजन है कि जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है। कल ही हमने पढ़ा था जो परमाणु त्रिज्या है कम होगी तो जो बाह्यतम कोश है वो और पास आ जाएगा। जब और पास आ जाएगा तो जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो आकर्षण बल है नाभिक का, वो और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। यानी कि फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में सेवेंथ ग्रुप से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आवर्त में क्या चेंज आया, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अर्थात परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ आयनन ऊर्जा बढ़ती जाती है। It means in a period on moving from left to right, the ionization energy, the value of ionization energy will be increases. रीजन क्या है, रीजन भी समझ लीजिए। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोशों की संख्या समान रहती है, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं, परंतु प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन है सेम शेल में वो बढ़ते जा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन कोशों की नाभिक से दूरी घटती है, एटॉमिक रेडियस कम होती है। जब एटॉमिक रेडियस कम होगी तो जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होंगे, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और इन इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अर्थात किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आयनन ऊर्जा बढ़ती है। तो इन अ पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। हाँ, लेकिन आवर्त सारणी में द्वितीय और तृतीय आवर्त में इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन आते हैं, वो एक्सेप्शन आपको अभी बताए जाएंगे। यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर 13.6 थी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर 5.4 हुई, 5.1 हो गई, कम हो गई। लेफ्ट टू राइट देखिए 5.4 से 9.3, 8.3, 11.3 क्या होती जा रही, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनन ऊर्जा में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है, जिस एक्सेप्शन की हम बात कर रहे थे, जिस अपवाद की हम बात कर रहे थे, वो अराइज होता है इनकी वजह से, पूर्ण या अर्धपूर्ण भरे उपकोश, कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल की वजह से। ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर जब परमाणु संरचना पढ़ाई थी कि जो अर्ध भरे हुए जो आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, अर्ध भरे अर्धपूर्ण कक्षक होते हैं, या जो पूर्ण उपकोश जब भर जाते हैं यानी कि फुलफिल्ड जो सबशेल होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल यानी कि ज़्यादा स्थायी माने जाते हैं। जो मैंने ऑर्डर बताया था, आपको बताया था कि फुलफिल्ड से कम स्टेबल हाफ फिल्ड और हाफ फिल्ड से कम स्टेबल पार्शियली फिल्ड। तो इसी तरह से दो कंडीशंस अराइज होती हैं। एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे इन्होंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट जाने पर नाइट्रोजन लेफ्ट में होता है और ऑक्सीजन राइट में। तो आयनाइजेशन एनर्जी कहती है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होनी चाहिए और ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन होता है इसका उल्टा, नाइट्रोजन की एनर्जी ज्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम हो जाती है। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि जब आप नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, मैं कॉपी में से आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर मैंने ये लिख लिया नाइट्रोजन 7 और इसका मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया 1s2 2s2 2p3। क्लियर है। यहाँ मैंने 8 लिख लिया ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा 1s2 2s2 2p4। बाह्यतम कोश जो आउटर मोस्ट शेल होगा कौन सा होगा, यही तो होगा, इलेक्ट्रॉन यहीं से तो निकलेगा। चलो इनका ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं, इनका कक्षक भरते हैं। तो p के केस में 2p के केस में ये मैंने 3 ऑर्बिटल यहाँ पर
बना लिए। 3 कक्षक होते हैं, इसमें कितने 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। हुंड्स के नियम के अनुसार हमने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर दिए। चलो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से फिल करेंगे। तो अब आप खुद देख के बताइए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो सबशेल फिल हुआ उसमें से दोनों में से हाफ फिल्ड का केस किस में है और पार्शियली फिल्ड का। साफ दिख रहा है कि ये केस किसका है, हाफ फिल्ड, यानी कि यहाँ पर अर्ध भरा हुआ उपकोश है, अर्ध रूप से क्या है, अर्धपूर्ण उपकोश है, और यहाँ पर है आंशिक रूप से, ये पार्शियली फिल्ड है। तो इन दोनों में से स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी जो है, नाइट्रोजन का जो स्थायित्व है वो ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और ठीक इसी वजह से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल। रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे पाए जा रहे हैं, हाफ फिल्ड स्टेट में है, यानी कि अर्धपूर्ण भरे हुए उपकोश पाए जा रहे हैं। इस वजह से नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, अब इस स्टेबिलिटी को कम करने के लिए, आपको थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। और क्लियरली इसको समझना है तो ये टेबल एक बार फिर से देखिए। यहाँ पर लिथियम की 5.4 है, 9.3 बढ़ रही है, बेरियम 8.3। क्यों, रीजन वही है, हाफ फुल फिल्ड का केस, जो बेरियम है उसमें फुल फिल्ड पाया जाता है। फिर इसके बाद कार्बन पे आइए, 11.3, 14.7। अब 14.7 नाइट्रोजन की देखिए कितनी है, 14.7 है, होना क्या चाहिए था, आगे जाने पर बढ़नी चाहिए थी। यहाँ पर क्या हो गया, 13.6, कम हो गई, घट गई। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी। तो इस वजह से ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन नाइट्रोजन की कितनी है, 14.7, और ऑक्सीजन की कितनी कम हो गई, 13.6। रीज़न क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड होता है सब शेल और ऑक्सीजन में फुल फिल्ड। तो ये हमारा एक अपवाद है, ये एक एक्सेप्शन है। क्या है आज की प्रॉपर्टी है, ठीक इसका उल्टा, आयनाइजेशन एनर्जी का ठीक उल्टा। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं किसी एटम से, कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो कोई एक्सेप्ट भी तो करता होगा उस इलेक्ट्रॉन को, कोई लेता भी तो होगा। अगर कोई दाता है तो कोई ग्राही परमाणु होगा। तो किसी भी एटम में जाकर के वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इसीलिए इस ऊर्जा का नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखा। अब क्या होता है यहाँ पर देखिए, उल्टी है तो होगा क्या कि आप किसी भी परमाणु के, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी भी परमाणु के, किसी भी एटम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, on adding one electron in the outermost shell of any isolated gaseous atom, the energy gained by us। अब हमें एनर्जी मिलेगी, क्यों, पहले आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकालने पर आपको क्या करना पड़ रहा था, एटम को, परमाणु को एनर्जी देनी पड़ रही थी कि हम तुम्हें स्टेबल बनाने के लिए तुम हमें इलेक्ट्रॉन दो, हम तुम्हें एनर्जी देंगे। अब क्या हो रहा है, अब हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एनर्जी हमें क्या होती है, मिलती है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। तो देखिए, किसी उदासीन विलग गैसीय परमाणु के बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निर्मुक्त ऊर्जा को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पर आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब होता है कि ऐसा एटम, ऐसा परमाणु जिसने अभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, बंध नहीं बनाया हुआ है, वो सबसे अलग है, आइसोलेट है, सबसे अलग है। तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड, यानी कि विलग गैसीय परमाणु। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो आपको वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। जब वो आपको एनर्जी देगा तो उस कंडीशन में हमको एनर्जी मिली, उस एनर्जी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता। आयनाइजेशन एनर्जी की तरह ही, जो आपकी आयनन ऊर्जा थी उसकी तरह ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी मेजर किस में करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यानी कि यहाँ पर भी जो हमें एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिलने वाली है।
अब जिस बात करते हैं कि जिस परमाणु को, जिस एटम को जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, मतलब कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना जिस परमाणु के लिए जितना ज़्यादा आसान होता है, उसको उस इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता उतनी ही ज़्यादा होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,5। तो इस कंडीशन में नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। ऑक्सीजन का होता है 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और जो फ्लोरीन है आपका, फ्लोरीन का होता है 2,7। तो अष्टक जो होगा, जो ऑक्टेट है, वो सबसे पहले किसका पूर्ण हो सकता है? फ्लोरीन का। केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो लेने की जल्दी, इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन लेने की जल्दी किसको सबसे ज्यादा होगी? फ्लोरीन को। तो जिस एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी, ऑक्टेट अष्टक पूर्ण करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होती है, और जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उतना ही ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने में जितनी अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही अधिक होती है। यानी कि एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाने की जो टेंडेंसी होती है, वो जितनी ज़्यादा होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। फिर बात आती है कि किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो आपको पहली ऊर्जा मिलती है, जो पहली एनर्जी मिलती है, उसे प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। किसी उदासीन गैसीय परमाणु में पहला अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निर्मुक्त ऊर्जा को उस तत्व की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। The energy released while adding the first extra electron to an isolated gaseous atom is called first electron affinity. फर्स्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया? एक्स्ट्रा का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन उस एटम का नहीं है, ये बाहर से उसको मिल रहा है, तो उसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। सेकंड इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। थर्ड इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो इस तरह से ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती हैं। तो यहीं पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक्सेप्शन अराइज होता है, अपवाद आता है। वो प्रश्न बहुत पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से जुड़ा प्रश्न है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो पॉजिटिव मानी जाती है, मतलब प्लस में होती है, हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसका मान नेगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक हो जाता है। अब हमें अपनी तरफ से ऊर्जा देनी पड़ती है। कहते सर ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, आपने तो अभी कहा था कि हम जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हम एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे, एटम हमें एनर्जी देगा। तो दूसरे केस में भी होना चाहिए, हम दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे तो एटम फिर से हमें क्या दे? एनर्जी दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका उल्टा होता है। आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, पहला इलेक्ट्रॉन जब आपने ऐड करा उसमें तो आपको एनर्जी मिली, लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड करने जाते हैं तो आपको एनर्जी मिलती नहीं है, उल्टा आपको एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन बड़ा सिंपल है। आप इसका रीजन इस एग्जांपल से समझिए। यहाँ पर एक कोई मेटल था ए, आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब इसके पहले इस पर कोई चार्ज था, कोई आवेश था? नहीं था। लेकिन अब इस पर क्या आ गया? ऋणात्मक आवेश आ गया। जैसे ही अब इसमें एक माइनस चार्ज आ गया और आप इस पर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हो, तो होगा क्या? इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करना स्टार्ट करता है, यानी कि प्रतिकर्षण करता है। प्रतिकर्षण बल वहां पर आ जाएगा, रिपल्शन फोर्स आ जाएगी। तो उस प्रतिकर्षण बल को कम करने के लिए हमें अपनी तरफ से एनर्जी क्या करनी पड़ जाती है? प्रोवाइड करनी पड़ जाती है। इसीलिए प्रथम इलेक्ट्रॉन देने के केस में, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने के केस में हमें एनर्जी मिलती है, जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन जब हमें ऐड करना होता है तो हमें अपनी तरफ से एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल को और अच्छे समझिए। देखिए, ऑक्सीजन का हमने एग्जाम्पल लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण 1s2 2s2 2p4 आप करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। और अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 में 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपने ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड किया था, तब ऑक्सीजन के पास क्या था?
कोई भी चार्ज यानी कि कोई भी आवेश उपस्थित नहीं था। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ने -1 चार्ज कंटेन कर लिया, उसके ऊपर -1 का चार्ज आ गया और ऑक्सीजन के परमाणु में से इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें मिली। अब ये यहाँ पर माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये एनर्जी ऑक्सीजन से कम हो रही है, ऑक्सीजन की एनर्जी से माइनस हो रही है, इसलिए माइनस साइन ये शो कर रहा है कि हमें एनर्जी मिल रही है। ध्यान रखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन के साथ अलग से जब हम लिखते हैं तो हम माइनस साइन शो करते हैं, और इसी ऊर्जा को आप प्रोडक्ट के साथ, उत्पाद के साथ जब लिखोगे तो प्लस के साथ लिखोगे। भाई ऑक्सीजन माइनस मिला और इतनी एनर्जी मिली, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये एनर्जी इस ऑक्सीजन से माइनस हो रही है। इस ऑक्सीजन के पास जो एनर्जी थी उसने हमें दी, तो यहाँ पर ये एनर्जी हमें मिली हुई है। तो ये पहली इलेक्ट्रॉन बंधुता है -1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऑक्सीजन से कम हो गई। अब ऑक्सीजन पे आ गया एक माइनस चार्ज। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम तो अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देने थे, तो एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हैं। तो जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो देखिए इलेक्ट्रॉन के पास भी नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज। इस कंडीशन में दोनों नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपल्शन, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। होना ये चाहिए था कि एक इलेक्ट्रॉन दिया 1.47 वोल्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली, दूसरा इलेक्ट्रॉन देते इतनी ही एनर्जी फिर से मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पहला इलेक्ट्रॉन देते समय यहाँ पर कोई आवेश नहीं था, कोई रिपल्सन नहीं था, कोई प्रतिकर्षण नहीं था, लेकिन जैसे ही आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हैं यहाँ पर तुरंत क्या आ गया, यहाँ पर ये माइनस चार्ज जो है, नेगेटिव आयन जो है, ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण शो करेगा, रिपल्शन शो करेगा। तो अब हमें इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करने के लिए इस प्रतिकर्षण बल को, इस रिपल्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और इस रिपल्शन को कम करने के लिए हमें अपनी तरफ से एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। अब जो एनर्जी होगी वो हमें यहाँ नहीं मिलेगी, अब हमें उल्टा एनर्जी ऑक्सीजन की एनर्जी में ऐड करनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर ये प्लस का साइन आ जाता है। तो इस वजह से जो दूसरी इलेक्ट्रॉन बंधुता है, दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में हमें अपनी तरफ से एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडिशन ऑफ, यहाँ पर देखिए इन्होंने मेंशन भी किया, एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स एनर्जी टू ओवरकम repulsion. The second electron affinity therefore is endothermic. Similarly, third electron affinity is also positive. इस कंडीशन में एंडोथर्मिक माने ऊर्जा हम दे रहे हैं, और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहाँ पर फिर से 2 नेगेटिव चार्ज होंगे, तो भी रिपल्सन होगा, तो भी आपको अपनी तरफ से एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो केवल पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ही हमें एनर्जी मिलती है। इस वजह से पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है हमारे लिए, और ऑक्सीजन मतलब जो वो परमाणु होगा जिसमें से एनर्जी हमें मिल रही है उसके लिए नेगेटिव का साइन आप शो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी नेगेटिव होगी, बाकी सारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। रीजन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने के बाद एटम पर यानी परमाणु पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, जो कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए प्रतिकर्षण का काम करता है, रिपल्शन का काम करता है। उस प्रतिकर्षण को कम करने के लिए, उस रिपल्शन को कम करने के लिए हमें अपनी तरफ से एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इसका मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यानी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, और किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर इसका मान बढ़ता है कि घटता है। तो कॉन्सेप्ट वही, हमारा डायग्राम याद रखेंगे जो मैंने कोश बनाए थे। बाएं से दाएं तरफ जाने पर कोश क्या रहते हैं, समान रहते हैं, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, भाई दूसरा पीरियड है तो 2 ही कोश तो रहेंगे, चाहे बाएं हो चाहे दाएं हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे बाएं से दाएं तरफ जाने पर। और टॉप टू बॉटम जाने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर पीरियड्स बढ़ रहे हैं, आवर्त बढ़ते हैं, तो इस वजह से कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। तो होगा क्या, देखिए ग्रुप में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, घटती जाती है। रीजन क्या है, देखिए किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ने के कारण, देखिए वही रीजन बार बार आ रहा है कि जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, कोशों की संख्या बढ़ती है। पहले पीरियड में 1 कोश, दूसरे पीरियड में 2 कोश, तीसरे पीरियड में, तीसरे आवर्त में 3 शेल हो जाती हैं, फिर चौथे में 4, पांचवें 5। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो वैसे वैसे कोशों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है।
तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है और जोड़ा गया अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा कम आकर्षित होता है। भाई उसे इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो बाह्यतम कोश होगा, नीचे पहुंच जाने पर जो बाह्यतम कोश होगा, जो आउटर मोस्ट शेल है, वो बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो उस पर न्यूक्लियस का कोई अट्रैक्शन फोर्स तो काम कर नहीं रहा है, तो न्यूक्लियस उसको तेजी से अपनी तरफ आकर्षित तो कर नहीं सकता है। और हमने अभी पढ़ा था कि जो परमाणु जितना तेजी से आकर्षित करता है, जितनी ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करता है, वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाता है। तो इस वजह से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटता जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता जाता है। रीजन, क्योंकि जो बाह्यतम कोश है उसकी दूरी, जो एटॉमिक रेडियस है, वो बढ़ती जाती है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ती जाती है, तो आउटर मोस्ट शेल पर जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का, जो आकर्षण बल है, वो कम होता जाता है। इस वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान हो जाता है, आप कम ऊर्जा में भी इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ सकते हैं। सेकेंड, आवर्त पीरियड में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। रीजन क्या है भाई, सेम पीरियड में आप सेम आवर्त में है, पहले आवर्त में फॉर एग्जांपल कि आप पहले ग्रुप में है, क्या कहते हैं, सेम पीरियड के लिए थर्ड पीरियड में आप खड़े हुए हैं, वहां पर क्या होगा, आप जब बाएं से दाएं तरफ जाओगे तो आपके कोश तो समान रहने वाले हैं, लेकिन पहले वर्ग के केस में जो एक केवल बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उससे थोड़ा आगे बढ़ोगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप जितना बाएं से दाएं तरफ जाते जाओगे, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, जिस वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी अपने लिए बाह्यतम कोश में जगह बनाना क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। भाई पहले से ही किसी बाह्यतम कोश में, किसी आउटर मोस्ट शेल में पहले से ही केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो और पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो मुश्किल कहाँ होगी, हमें बस में जगह ढूंढनी हो, बस खाली है, एक एग्जाम्पल है बस खाली और एक एग्जाम्पल बस भरी हुई है, तो जाहिर सी बात है बस भरी हुई जो होगी तो हमें जगह ढूंढने में मुश्किल होगी, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जब बस खाली होगी तो हमें कम एनर्जी लगानी होगी। इसी वजह से जब आप बाएं से दाएं तरफ जाते हो तो उसी सेम शेल में, उसी समान कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल हो जाता है, तो हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलती है, हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बाएं से दाएं तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये आप यहाँ पर इस डायग्राम को याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ग्रुप वाला मैंने जो केस बताया था वो ये है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, कोशों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट जो बाह्यतम कोश है वो यहाँ पर है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 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 1 इलेक्ट्रॉन, सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो जो आप एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने जाओगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐड करना भी है, आप इसमें जब जोड़ने जा रहे हो, तो उस कंडीशन में होगा क्या, ये तेजी से अट्रैक्ट करेगा। जब तेजी से अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अब इस केस को इमेजिन करो, क्या यहाँ का नाभिक जो ये न्यूक्लियस है, इसमें जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को तेजी से अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, जिस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। तो नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाती है। अब आते हैं पीरियड से लेफ्ट टू राइट जाने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर। तो हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल थर्ड पीरियड है, तीसरा आवर्त है, इसमें आपको ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 18 तक मूव करना है। तो इस कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पर बाह्यतम कोश सब में कितने रहने वाले, 3 रहने वाले हैं, बस का साइज उतना ही रहने वाला है, उतनी ही सीट्स रहने वाली। लेकिन पहले वर्ग के केस में, पहले ग्रुप के केस में यहाँ पर सिर्फ पहले से ही क्या 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि केवल 1 सीट ऑक्यूपाई, 1 सीट भरी हुई है, बाकी सारी सीट खाली है, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन आसानी से आ सकता है, ठीक है। इस केस में 2 सीटें भरी हुई हैं, इस केस में 3, इस तरह से जब यहाँ पहुंच गए 7 सीटें भरी हुई थी। फ्लोरीन का केस होता है या क्लोरीन का केस ले लो, क्लोरीन का जो फॉर्मूला होता है 17, तो इस कंडीशन में 2,8,7 बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडीशन में आप जब इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे तो उस इलेक्ट्रॉन को कितने और इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही उपस्थित है वहां पर। तो इस कंडीशन में जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो वर्ग 1 के केस में
सेम पीरियड, तीसरे आवर्त का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं कि आप जब लेफ्ट में थे तो उसी समान कोश में, बाह्यतम कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन थे, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन थे, अब बढ़ करके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस वजह से यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। एक और चीज़ हमने कहा था कि अष्टक पूरा करने के लिए जिसको इलेक्ट्रॉन की जितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो देखिए, जब यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई केस होगा जहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन वाले को केवल 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको केवल 1, तो जल्दी किसको ज़्यादा होगी, 7 इलेक्ट्रॉन वाले को। तो ये उस इलेक्ट्रॉन को तेजी से आकर्षित करेगा, बहुत तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से बाएं से दाएं तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाता है। तो ये होते हैं ग्रुप और पीरियड में इनका पैटर्न कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, तो घटती जाएगी। रीज़न, कोशों की संख्या यानी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, तो न्यूक्लियस का जो प्रभावी चार्ज होता है, जो आवेश होता है, जो बल होता है, वो कम होता जाता है, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज कम होता जाता है। और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि समान कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड करना, उसमें जोड़ना मुश्किल हो जाता है और इस वजह से ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है।